फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और ये टोटल 9 सिस्टम में ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन 9 सिस्टम्स को एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं हम। दैट इज RBC, HR, EGI, US। ठीक है। R से रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंजेस, B से ब्रेस्ट चेंजेस, C से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चेंजेस, H से हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, आर से रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंजेस, ई से इंडोक्राइन सिस्टम चेंजेस, जी आई से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम चेंजेस, यू से यूरिनरी सिस्टम चेंजेस, एस से स्किन चेंजेस। ठीक है। तो ये सबको याद करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इनको एक कोड सेंटेंस के रूप में अरेंज कर लिया। दैट इज RBCHR से EG लेकर US चली गई। ठीक है। तो इस RBC में ये जो R है, ये R किसको डिनोट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो जिनको हम लोग पार्ट वाइज करके आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है। और उन पार्ट में से सबसे पहला आता है क्या, यूट्रस। अब देखते हैं कि यूट्रस में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आफ्टर कंसेप्शन द यूट्रस डेवलप टू प्रोवाइड अ न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूटस टू डेवलप एंड ग्रो। जैसे ही कंसेप्शन होता है, या कह सकते हैं कि कंसेप्शन होने के बाद यूट्रस खुद को डेवलप करना शुरू कर देता है और उसका ये जो एनवायरनमेंट था उसको कैसा बनाने लगता है, न्यूट्रिटिव और प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। क्यों? ताकि जो फीटस है उसको एक डेवलप और ग्रो होने का, दोनों डेवलपमेंट और ग्रोइंग दोनों एनवायरनमेंट मिल सके, उसको कोई भी तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो यूट्रस में ग्रो और डेवलप करने में। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, डेसिडुआ। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेसिडुआ होता क्या है। डेसिडुआ और कुछ नहीं, एक प्रेग्नेंट लेडी का इंडोमेट्रियम है। ठीक है। बेसिकली डेसिडुआ इज द इंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है। तो ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट का है और ये प्रेग्नेंट स्टेट का है। तो इंडोमेट्रियम जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रहता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, सिंगल लाइन, नथिंग चेंजेस। ठीक है। बट जैसे ही ये कंसेप्शन हुआ उसके बाद का जो इंडोमेट्रियम था जो डेसिडुआ में बदल जाता है, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे डेसिडुआ बिकम्स थिकर, रिचर एंड मोर वेस्कुलर। ठीक है। डेसिडुआ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक, रिचर और मोर वेस्कुलर हो जाता है। कहाँ, अपर सेगमेंट में। ठीक है। ये जो अपर सेगमेंट है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, अपर सेगमेंट। तो इस अपर सेगमेंट में ये जो डेसिडुआ है, इसका जो थिकनेस है, जो रिचनेस है और जो वेस्कुलरिटी है वो ज़्यादा रहेगा। वहीं जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है, यहाँ पे ये कम रहेगा। ठीक है। लेस वेस्कुलर और थीनर रहेगा। नेक्स्ट आता है, मसल्स फाइबर इन द मायोमेट्रियम ग्रो अप टू 15 to 20 टाइम्स देयर नॉन प्रेग्नेंट लेंथ। ठीक है। तो ये जो मायोमेट्रियम था, अब मायोमेट्रियम क्या होता है, तो मिडिल वाला लेयर। ठीक है। यूट्रस के 3 लेयर होते थे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। ठीक है। इंडोमेट्रियम क्या चीज में बदल गया है, डेसिडुआ में। तो अब क्या पढ़ना है हम लोग को, ये जो मायोमेट्रियम का लेयर। तो ये जो मायोमेट्रियम का लेयर है, मायोमेट्रियम का लेयर भी जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट था इससे 15 से 20 टाइम ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपरट्रॉफी, दैट इज इंक्रीज इन साइज, एंड हाइपरप्लेसिया दैट इज इंक्रीज इन नंबर। ठीक है। ये दोनों टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। ट्रॉफी का मतलब साइज और प्लेसिया का मतलब नंबर। ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज एंड हाइपरप्लेसिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ द मसल्स फाइबर अकर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया हम लोग को यूट्रस में देखने को मिल रहा है, तो ये किसके वजह से देखने को मिल रहा है, तो इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट आता है वेट ऑफ द यूट्रस इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 100 ग्राम टू 1200 ग्राम डिपेंडिंग ऑन पैरिटी। ठीक है। तो यूट्रस का जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली पैरिटी पे, कि उसका जो यूट्रस है वो कितनी बार माँ बन चुका है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो यूट्रस का वजन है वो कितना रहता है, लगभग 50 से लेके 100 ग्राम तक। ठीक है। ये अप्रॉक्स है। और कितना दूर तक बढ़ सकता है, तो लगभग 1200 ग्राम तक। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द पैरिटी, कितनी बार जो फीमेल है वो माँ बन चुकी है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द यूट्रस इंक्रीजेस फ्रॉम
7.5 into 5.0 into 2.5 सेंटीमीटर टू 30 into 23 into 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये लेंथ ब्रेथ और थिकनेस है जिसमें कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये वाला जो स्टेट है 7.5 5.0 2.5 ये कब का है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट का। ठीक है, और 30 23 और 20 सेंटीमीटर ये कब का है, प्रेग्नेंट स्टेट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है द ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस इंक्रीजेस अबाउट 750 ml पर मिनट एट टर्म टू मीट द नीड्स ऑफ द फंक्शनिंग प्लेसेंटा। तो ये जो ब्लड सप्लाई हो रहा था यूट्रस को, जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी से ब्लड सप्लाई हो रहा था, ये टर्म के टाइम पे 750 ml पर मिनट बढ़ जाता है। ठीक है, लगभग ये 750 ml पर मिनट, मतलब हर एक मिनट में ये 750 ml ब्लड यूट्रस को सप्लाई होता है। क्यों, ताकि जो फंक्शनिंग प्लेसेंटा है, क्योंकि टर्म के दौरान क्या है फंक्शन, जो प्लेसेंटा का जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है, तो न्यूट्रिशन को, ब्लड को, ये ब्लड के माध्यम से सबको एक्सचेंज करना। ठीक है, तो प्लेसेंटा, फंक्शनिंग प्लेसेंटा का कहने का मतलब यही है कि अंदर जो प्लेसेंटा काम कर रहा है, इसको ब्लड का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, जो यूट्रस 750 ml पर मिनट के दर से देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है irregular painless contraction known as Braxton Hicks contraction occurs which facilitates the formation of lower uterine segment। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेक्सटॉन हिक्स का फील होता है। ये क्या है, तो irregular and painless contractions। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक्सटॉन हिक्स। ये क्यों होता है, ताकि जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इसको हम लोग लोअर यूटेराइन सेगमेंट, इसको LUS से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो अपर वाला पोर्शन ये क्या कहलाता है, अपर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, ये इंटरनल ओस और ये एक्सटर्नल ओस। ठीक है, ये ओस वगैरह क्या है, ये सब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सब कुछ मिलते जाएगा, तो इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या था, ब्रेक्सटॉन हिक्स। तो ब्रेक्सटॉन हिक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, इसके जो फॉर्मेशन है इसको फैसिलिटेट्स करना, मतलब जब फीमेल लेबर में जाए तब उस वक्त लोअर यूटेराइन सेगमेंट इतना मजबूत रहे, इस तरह से केपेबल रहे कि बच्चे का लेबर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है perimetrium, which is a layer of the peritoneum form the uterovesical pouch anteriorly and the pouch of Douglas posteriorly। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो डायग्राम में सबसे पहले लेबलिंग देखते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक शेडेड पोर्शन है ये क्या है, पेरिटोनियम। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, यूट्रस। ये जो आगे की तरफ ये छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, यूटेरोवेसिकल पॉच। ये पीछे की तरफ वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पॉच ऑफ डॉगलस। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये एनस, ये जो पतला वाला लाइन दिख रहा है ये है यूरेथ्रा, और ये मिडिल वाला पोर्शन वजाइना। ठीक है, पेरिटोनियम क्या करता है, तो यूटेरोवेसिकल पॉच और पॉच ऑफ डोगलस का निर्माण करता है। बीच में आ जाता है यूट्रस, और ये जो पेरिटोनियम का मसल्स था ये क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो यूट्रस के आगे है इसलिए एंटेरियरली है, और यूट्रस के आगे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूट्रोवेसिकल पाउच। ठीक है, और ये जो पीछे की तरफ पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते देते हैं, पॉच ऑफ डोगलस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द डबल फोल्ड्स ऑफ द पेरीमेट्रियम ब्रॉड लिगामेंट बिकम्स लॉन्गर एंड वाइडर एज द यूट्रस इनलार्ज। तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है तो पेरीमेट्रियम का जो ब्रॉड लिगामेंट से बना हुआ होता है वो क्या होने लगता है, लॉन्गर और वाइडर। ठीक है, जैसे जैसे यूट्रस का एनलार्जमेंट होता जाता है। शेप ऑफ द यूट्रस चेंजेस टू ग्लोबुलर
to accommodate the growing fetus. Placenta and the walls of the uterus become progressively thin as the pregnancy advances. ठीक है, तो यूट्रस का जो शेप है वो पीरियड शेप से चेंज होते होते क्या बन जाता है, ग्लोब्यूलर में, ताकि इसके अंदर जो फीटस है, जो प्लेसेंटा है, जो भी अंदर का मतलब उम्ब के अंदर जो भी चीज़ डेवलप हो रहा है उस वो सबको डेवलप होने में किसी भी तरह का बाधा ना आए, इसीलिए ये क्या होता है, ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होते जाता है। और यूट्रस का जो वॉल है, ठीक है, ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे क्या होते चला जाता है, थिन होते चला जाता है। By the 12th weeks of gestation, the uterus can be palpated above the symphysis pubis. जब जेस्टेशन का 12 सप्ताह बीत जाता है तो यूट्रस कहाँ पे फील किया जा सकता है, तो अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, at 16 weeks the fundus reaches midway between the symphysis pubis and the umbilicus. It is located at the umbilicus by 20 weeks. जब 16 सप्ताह होता है जेस्टेशन का तो यूट्रस का जो फंडस होता है वो जस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के मिडिल में होता है, और जब 20वां सप्ताह घुस जाता है या कह सकते हैं 20वें सप्ताह पर जो यूट्रस का फंडस है वो कहाँ पाया जाता है, जस्ट ऊपर अम्बलाइकस के। ठीक है, the fundus reaches its highest level at the xiphoid process at 36 weeks because it pushes against the diaphragm. The fundus reaches its highest level at the xiphoid process at 36 weeks because it pushes against the diaphragm. Many expectant mothers experience shortness of breath. जो यूट्रस का फंडस है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे 36 सप्ताह पे पहुंचता है। ठीक है, 36 वीक पे, और क्योंकि ये हाईएस्ट हाईएस्ट क्या बोल सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल है, मतलब इस वक्त यूट्रस का जो फंडस है वो जाइफाइड प्रोसेस को टच कर रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसको सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो यूट्रस का फंडस है ये जब जाइफाइड प्रोसेस से टच होता है तो उसके नीचे क्या है, डायफ्राम भी है। तो डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम यूट्रस के फंडस की वजह से पुष्ट होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है उनको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होता है। ठीक है, by the 40th weeks of the fetal head descend into the pelvic cavity and the uterus sinks to a lower level. जैसे ही 40 सप्ताह बीतता है तो यूट्रस क्या होता है, अब जाइफाइड प्रोसेस से नीचे की तरफ डिसेंड होने लगता है। ठीक है, नीचे की तरफ लौटने लगता है। इस प्रोसेस को, ये जो डिसेंट हुआ इसको हम लोग कहते हैं लाइटनिंग। क्यों लाइटनिंग कहते हैं, क्योंकि जो ये डिसेंट हुआ, ठीक है, ये जो यूट्रस का फंडस था इसके डिसेंट होने की वजह से डायफ्राम पे जो प्रेशर लग रहा था वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से ब्रीदिंग ईजी हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग।